कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं यूपीएससी आईएएस के लिए। चलिए अपने सपनों को पूरा करने की तरफ चलते हैं और आज हम बात करते हैं उन सेगमेंट्स, उन किताबों के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम लेवल 1 के बारे में बात करेंगे। लेवल 1 यानी जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली ये वो टाइम होता है जहां हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना होता है, जहां हमें बेस्ट तरीके से बात करनी होती है। बिगिनर, इसको मैंने लेवल 1 कहा है, जैसे हमारा कॉन्सेप्टर बैच है या एनसीईआरटी का बैच है। तो लेवल 1 वो होता है जहां आप सब्जेक्ट का बेस समझने की कोशिश करते हैं। तो लेवल 1 की अगर हम बुक्स की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हमारे लिए है और वो है हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स की जो लैंग्वेज है वो सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो कौन कौन सी बुक्स आपके बहुत काम की है जिसको पढ़कर आप अपना बेस बना सकते हैं? ये कहानियों के माध्यम से, इजी लैंग्वेज के माध्यम से सब्जेक्ट को समझना कि सब्जेक्ट डेवलप कैसे हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, अवर पास्ट के बारे में बात करते हैं। राइट, यानी कि हमारी जो छठी क्लास की एनसीईआरटी क्लास 6 की अवर पास्ट पार्ट 1 यानी हमारा अतीत प्रथम भाग, दूसरा क्लास जो 7th की अवर पास्ट पार्ट 2, क्लास 8th की अवर पास्ट पार्ट 3 और न्यू एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं जो नए तरीके से डेवलप करके यहां लिखी गई है। सेम क्लास 9th की इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड यानी भारत और समकालीन विश्व, जिसमें भारत उस समय की जो समकालीन राजनीति थी उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें दी गई हैं। आपको समझ में आएगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। राइट, जहां ये तीनों पार्ट प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां ये जो 9th क्लास की एनसीईआरटी इसमें मेंस के हिस्से में मिलते हैं, जहां हमें पता चलेगा, जिसको हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, कि भारत धीरे धीरे अपने आसपास के, उस समय भारत जब आगे अपना आंदोलन कर रहा था, भारत आगे बढ़ रहा था, विश्व के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ये आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला अगर हम बात करें तो क्लास 9th की जो हिस्ट्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड पार्ट 2 यानी भारत और समकालीन विश्व का द्वितीय हिस्सा जो आगे हमारा जाता है। सेम ऐसे ही क्लास 10th की बुक है थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास में जो थीम्स है, किताब जो है दी हुई है। थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। तो थीम्स और अवर पास्ट में क्या डिफरेंस है? अगर हम इससे पहले की किताबें, अब आप सोचेंगे साहब ये इतनी किताबें क्यों? जब अवर पास्ट लिखा हुआ है तो यहां इतिहास कैसे डेवलप हुआ, इतिहास कैसे बना, ये किताबें इनके बारे में है। राइट, ये इनके बारे में है। और जब हम थीम्स में जाते हैं तो थीम क्या होती है? जैसे कहते हैं कि भाई ये पिक्चर रोमांटिक है, ये पिक्चर जो है वो क्या है, ये पिक्चर हॉरर है, ये पिक्चर जो है वो आजादी के विषय पे बनी हुई है, इंडिपेंडेंस पे बनी हुई है। तो हर पिक्चर की एक थीम होती है। यानी 6th, 7th, 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो पूरे इतिहास का एक पिक्चर आपके सामने रखती है। ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न के साथ एक जो है वो एक पूरा पिक्चर आपके सामने रखती है कि हिस्ट्री बेसिकली डेवलप कैसे रहा और हम इसका हिस्सा कैसे हैं, हमारा पास्ट है, हम इसका हिस्सा कैसे हैं। लेकिन जरा अगर हम बात करें, जब आप 11th, 12th क्लास की एनसीईआरटी में आते हैं, राइट, तो वहां पर तुम्हें क्या देखने को मिलता है? वहां पर तुम्हें देखने को मिलता है थीम्स। अब थीम्स का मतलब हुआ स्पेशल चीज। जैसे एक पिक्चर है, आपने कहा कि ये लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी का मतलब अब इसमें मारधाड़, वायलेंस, हॉरर नहीं होगा, ये एक तरह की एक सॉफ्ट लव स्टोरी है, ये देशभक्ति को बात करेगी। तो जब आप थीम्स पे आते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन के टॉपिक्स पे जाते हैं, जैसे हड़प्पा के साक्ष्य पे कैसे रहा, या भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ उस पे बारे में कैसे बात हुई। तो अगर 11th, 12th की एनसीईआरटी बेसिकली एक थीम है, एक थीम है, एक पर्टिकुलर, लेकिन वो थीम डेवलप कैसे हुई, जब तक तुम उस पूरे के बारे में नहीं जानोगे, और वो पूरे की नॉलेज तुम्हें कहां मिल रही है? इस छोटे सेगमेंट में, जहां हिस्ट्री का विकास कैसे हुआ, ये जो सब कुछ चीजें चल रही हैं, ये हड़प्पा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, मौर्य के बारे में थोड़ी, गुप्त के बारे में, एक जो बिगिनर है उसको एक फंडामेंटल देता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है तो इन बुक्स को मत छोड़ना। इसके बाद ये है स्पेशलाइजेशन, जहां पर हम एक पर्टिकुलर थीम के बारे में बात करेंगे। इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है और इसका थीम क्या है। अब सेम ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। अब जब मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ज्योग्राफी, तो भूगोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों सबसे ज्यादा वेटेज लेते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है, अच्छा खासा। और अगर प्री की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स प्री के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये वेटेज बहुत ज्यादा लेती हैं।
ठीक है, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन की जो संख्या हो जाती है इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 40+ हो जाती है। अगर हम ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को एक पार्ट माने तो ये 40 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अपने साथ केवल रखते हैं। 100 में से 40%, 45% पेपर इनका एवरेज होता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कितना गहरा है। अब ज्योग्राफी डेवलप कैसे हो रही है, ज्योग्राफी का विकास कितना ज्यादा हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। राइट, जैसे द अर्थ अवर हैबिटेट यानी पृथ्वी हमारा आवास, ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ये किताबें कहां आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगी, ये भी अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये सारी किताबें बिना खरीदे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये अभी मैं वीडियो में आपसे बताने जा रहा हूं, आपको बाकायदा लिंक के साथ बता दूंगा। इसकी समरी भी कहां आप बिना पेमेंट किए फ्री में क्रॉस कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपको इसमें से कोई किताब हिंदी इंग्लिश में खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राइट, द अर्थ अवर हैबिटेट, अवर एनवायरमेंट हमारा जो है पर्यावरण, ये हमारा 7th क्लास की एनसीईआरटी हो गई। और 8th क्लास की एनसीईआरटी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब देखो भूगोल के 4 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि हमारा भौतिक भूगोल कहते हैं। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल की पूर्ति का साधन बनती है। फिर अवर एनवायरमेंट, पर्यावरण, मैंने बताया ना कि पर्यावरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 7th क्लास की एनसीईआरटी पर्यावरण का बेस रखती है। 8th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आर्थिक भूगोल का बेस रखती है। और 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी यानी कंटेम्प्रोरी इंडिया का बेस रखती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल और साथ साथ आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन सब का बेस तुम्हें 10th तक मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, तुमने सुना होगा, यहां भी ज्यादातर लोग कहते हैं यार केवल 11th 12th की पढ़ लो, आगे तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहां आपसे यही कहूंगा, अगर ज्योग्राफी में जो हर साल 21 से 25 क्वेश्चन आते हैं उसकी डेप्थ को समझ के करना चाहते हैं तो आपको इनसे गो थ्रू होना पड़ेगा। इनको पढ़कर समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक पर्यावरण कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे सारी चीजें होती हैं, तब जाकर आप सिंसियर लेवल पे काम कर पाओगे। तो जब हम 11th क्लास में आते हैं तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। अब फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन क्या 11th क्लास की है। अब पहले चैप्टर में जब आओगे तो इसमें सिस्टम अप्रोच के बारे में बताया गया है, इसमें स्पैटियल ज्योग्राफी के बारे में बताया। अब अच्छा, आप मुझे एक अंदाजा बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि आपने इससे पहले कभी ज्योग्राफी ढंग से नहीं पढ़ी या पढ़ी नहीं, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कभी आपने नहीं पढ़ी और पहले चैप्टर में आपको स्पैटियल ज्योग्राफी के बारे में पता चल रहा है। क्या आप वाकई मुझे बताइए कि आप इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप स्पैटियल का मतलब समझ पाएंगे? क्योंकि 6th क्लास और 7th क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के डेवलपमेंट होने का बेस बताया गया है कि कैसे ज्योग्राफी अलग अलग समय में डेवलप हुई। एक सिस्टम अप्रोच दिया गया है। 6th क्लास की एनसीईआरटी में, 7th क्लास की एनसीईआरटी में नेचर एज अ सिस्टम के बारे में समझाया गया। अब आपने आए और आपने 11वीं क्लास की सीधे उठा ली और बोला हम तो इसको पढ़ डालेंगे। आप मुझे बताइए, क्या पढ़ तो लेंगे, हो सकता है रट भी लें, लेकिन क्या आप उसके विकास का क्रम समझ पाएंगे? हां या ना? समझ पाएंगे? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। एक ईमानदार मुझे चाहिए कि अभी अचानक से पहली बार आप पढ़ रहे हैं, आप बिगिनर हैं, फिर क्या होता है जब आपसे गलती होती है तो आप इस पूरी रेस से बाहर हो जाते हैं। आपको लगता है कि मुझसे कुछ बहुत भारी मिस्टेक हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और फिर आप उसको नहीं सुधार पाते हैं। क्लियर? और फिर हमसे कहते हैं कि साहब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमने बुक पढ़ी थी। एनसीईआरटी की बुक सबके पास है, लेकिन जैसे आपने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया वो आपको नुकसान कह देंगे। एनसीईआरटी की किताबें होने से कुछ नहीं होगा, होगा कि हमें उसको कैसे और किस क्रम में पढ़ना है। अगर आपने उसको कैसे और किस क्रम में पढ़ना सीख लिया, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी भारत के भौतिक पर्यावरण के बारे में। अब आप पहले से बेसिक पढ़ चुके हैं, एडवांस यहां समझ जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के मूलभूत क्रम और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो ये जो किताबें हैं ये ज्योग्राफी के बड़े बेस यानी कि नेचुरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, आपके इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को ये कवर करता है। कुछ भी छोड़िएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी किसी हिसाब से भी मत छोड़िएगा।